हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। अब मैं प्रिंस दुबे आपके हाफ ईयरली प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए विद्या मंदिर ने सेट ऑफ वीडियोस लेकर आया है। उसी में फोर्थ चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है और बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे आते हैं हम इस वीडियो के। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने मोमेंटम पढ़ा, चेंज इन मोमेंटम पढ़ा और उसी की हेल्प से हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ देखेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लॉ और ये बताता है कि फोर्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में। तो हमने फोर्स की क्वालिटी देखा लास्ट वीडियो में कि किस तरीके के एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स बैलेंस्ड होगी, यानी नेट फोर्स जब जीरो होगा या फोर्स का एब्सेंस होगा तो वो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी या स्ट्रेट लाइन मोशन करती रहेगी। तो वो फोर्स की क्वालिटी बताता है। अब यहाँ फोर्स की क्वांटिटी के बारे में हम जानते हैं कि कैसे मोमेंटम और फोर्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो आइए देखते हैं इसे। तो न्यूटन सेकंड लॉ बताता है, इट स्टेट्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी per unit time is equal in both magnitude and direction of the force imposed on it। यानी एक बॉडी का मोमेंटम पर यूनिट टाइम कितना चेंज हुआ, इसकी वैल्यू सीधा सीधा किसके बराबर होती है कि जितना फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप देखें कि फाइनल मोमेंटम अगर मैं लिखता हूं किसी बॉडी का P फाइनल, तो P फाइनल की वैल्यू है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और P इनिशियल की बात अगर मैं करूं, इनिशियल मोमेंटम किसी बॉडी का, तो वो हो गया मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। अब व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? तो मैंने आपको बताया था ना, इसको डेल्टा P से डिनोट किया जाता है चेंज इन मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल। ओके, तो डेल्टा P आपके पास आया mv माइनस mu, राइट? दिस इज चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब ये मोमेंटम कितने टाइम में चेंज हुआ है? क्यों? क्योंकि क्या बताता है कि जो फोर्स बॉडी पे लग रही है, फोर्स इट इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो ये तो टोटल मोमेंटम चेंज है बॉडी का। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी जो इस बॉडी पे लग रही होगी, जो इसका मोमेंटम चेंज करी है, mu से mv। तो हमें पता लगाना होगा कि कितनी देर में ये मोमेंटम चेंज हुआ। ओके, तो जो चेंज टाइम में है, यानी जो टाइम इंटरवल है, अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो ये जो है डेल्टा टी, ये बता रहा है टाइम इंटरवल, यानी कितनी देर में ये मोमेंटम चेंज हुआ है। तो टाइम इंटरवल बता रहा है, तो मान लेते हैं वो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 है, यानी इतने टाइम में इतना मोमेंटम चेंज हुआ है। तो पर यूनिट टाइम मोमेंटम कितना चेंज हुआ है? तो पर यूनिट टाइम निकालने के लिए हम सीधे सीधे इसको डिवाइड कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड हमने बचपन में पढ़ा है, राइट? कि अगर कोई बच्चा 100 रुपए के अंदर 10 एप्पल खरीद लेता है, ठीक है, तो अब आपको बताना है कि एक एप्पल कितने रुपए का, तो 100 रुपीज डिवाइडेड बाई 10, सिंपल यूनिटरी मेथड। तो यहां पर भी अगर इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है इतने टाइम के अंदर, तो पर यूनिट टाइम मोमेंटम कितना चेंज हुआ, वही आपके पास फोर्स हो जाएगी। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा P, और ये कितने देर के अंदर हुआ है, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा T। तो यहां से ये फॉर्मूला आपके पास क्लियरली आ जाता है कि F इज इक्वल टू mv माइनस mu, यानी P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1, राइट? और एक चीज और देखिए, यहां पर हम समझ सकते हैं कि अगर आपको यहां से इंपल्स निकालना है, राइट, इंपल्स, तो कितने, यानी चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो एक फॉर्मूला हम यहां से बना सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम फोर्स कितने देर के लिए लगी है, राइट? तो चेंज इन मोमेंटम, तो किसी बॉडी के ऊपर अगर F फोर्स एक्ट कर रही है, तो F फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है और वो कितने देर के लिए एक्ट हो रही है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कि F फोर्स डेल्टा T टाइम के लिए एक्ट हो रही है, तो उस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ होगा, तो हम इनके प्रोडक्ट से वो भी जान सकते हैं। और फोर्स तो मैंने बताया न्यूटन सेकंड लॉ से हम बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं।
राइट अब एक चीज आपको ध्यान देना होगा, या मैं बोलूं आप लोग से एक क्वेश्चन कि क्या होगा अगर एक बॉडी पर फोर्स बैलेंस्ड हो, यानी नेट फोर्स अगर एक बॉडी के ऊपर 0 हो, तो आप उसके मोमेंटम के बारे में क्या कह सकते हैं? कमेंट करिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने देखा होगा कि F इज इक्वल टू ma। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, हमारे हाफ ईयरली भी आने वाले हैं उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है F इज इक्वल टू ma। तो ये डिराइव करने की कोशिश करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो वो किसके बराबर होगा? तो चेंज इन मोमेंटम, और वो मोमेंटम कितने देर में चेंज हुआ, तो इसको मैं लिख लेता हूं डेल्टा टी। ओके, अब पहले ही मैंने पी फाइनल और पी इनिशियल की वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे देखिए पी फाइनल की वैल्यू जो है निकाल रखा हूँ और पी इनिशियल की वैल्यू निकाल रखा हूँ, तो सीधे उनको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये आपके पास हो जाएगा एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हो रहा होगा? बस आने वाला है रिजल्ट। तो F इज इक्वल टू M को कॉमन ले लिया जाए तो ये मिलेगा आपके पास V माइनस यू बाय डेल्टा टी। ठीक है क्या? और अगर फोर्स कांस्टेंट है, बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कांस्टेंट है अगर, तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। और हम क्या लिख सकते हैं कि V माइनस यू बाय डेल्टा टी, यानी व्हाट इज दिस? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यस वी कैन कॉल इट एज एक्सेलरेशन। तो ये चीज क्या लिखी हुई है आपके पास? ये वाली पूरी ब्रैकेट की चीज, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और आप जो हम निकालना चाह रहे थे बहुत ही आसानी से निकल कर आ गया, F इज इक्वल टू ma। राइट, यानी एक बॉडी के ऊपर अगर F फोर्स लग रही है और उसका मास m है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना आएगा, हम बहुत ही इजीली उसको इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? न्यूटन के सेकंड लॉ से। इसीलिए न्यूटन का सेकंड लॉ कहा जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फोर्स, यानी ये फोर्स की क्वांटिटी भी बताता है और वो बॉडी के मास और एक्सेलरेशन एक दूसरे के साथ कैसे डिपेंडेंट है, जितना फोर्स लगेगा कितना एक्सेलरेट करेगी बॉडी, वो सब न्यूटन सेकंड लॉ बताता है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और हमेशा ध्यान देना होगा हमें इस लॉ के बारे में। ओके, अब न्यूटन सेकेंड लॉ का एक बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल मुझे लगता है, तो मैंने सोचा कि एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लेकर आपको सामने ले आऊं, क्योंकि हो सकता है कि जितने लोग भी वीडियो मेरा देख रहे हैं, हो सकता है कि आप ही में से कोई कल को ऑटोमोबाइल इंजीनियर बने और इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाएं, IIT में जाएं। तो आप देखिए कि बॉडी में एक क्रम्पल जोन बनाया जाता है, कार के बॉडी में एक क्रम्पल जोन बनाया जाता है। ये क्रम्पल जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका काम क्या है कि जब कार जब टकराए तो ये क्रश हो जाए। सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है ना? जिसकी कार है उसको नहीं अच्छा लगेगा, यस। लेकिन कार के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए ये क्रम्पल जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार टकराए तो वो क्रश हो जाए आगे का जोन। क्यों? अब देखिए मैं आपको वापस से न्यूटन सेकेंड लॉ पे लेके जाता हूं। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बोलता है F इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, यानी टाइम इंटरवल। ठीक है, अब देखिए कार के साथ क्या हो रहा है। ये दीवार है, कार आई। अब कार जब दीवार की तरफ बढ़ रही है तो मान लेते हैं कि कार की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कार की वेलोसिटी कुछ ऐसा ले लेता हूं मैं, मान लेते हैं कि 30 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 30 मीटर पर सेकेंड बहुत ही ज्यादा है। कार का कुछ मास भी ले लेते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कार का मास कुछ 1000 kg, रैंडम नंबर्स ले लेता हूं मैं। कार का मास जो है कुछ 1000 kg ले लेता हूं मैं। कार का मास 1000 kg ले लेता हूं। तो ये कार मोमेंटम के साथ आ रही है। अगर आप इस मोमेंटम की वैल्यू लिखना चाहें तो ये मोमेंटम कुछ 30 किलो न्यूटन सेकेंड के आसपास हो जाएगा। ये
30 किलो न्यूटन सेकेंड, ठीक है। और जैसे ही दीवार से टकराएगी तो इसका जो फाइनल मोमेंटम होने वाला है कार का, वो 0 हो जाने वाला है। यानी ये जब कार का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम है, तो जो चेंज इन मोमेंटम है इसका, वो कुछ लगभग 30 किलो न्यूटन सेकेंड के आसपास हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब क्रम्पल जोन क्या चेंज कर रहा है? अब अलग अलग कार को कंपेयर करते हैं कि किसी कार के अंदर क्रम्पल जोन बड़ा है, किसी कार का क्रम्पल जोन छोटा है, किसी कार का क्रम्पल जोन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब उससे बच्चों क्या हो रहा है, ध्यान देने वाली बात है कि जब कार दीवार के पास आई, अब मेरे हाथ को समझिए कि कार है और ये समझिए दीवार है, तो जब ये कार दीवार से टकरा रही है तो क्रम्पल जोन धीरे 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 क्रम्पल हो रहा है, मुड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो टाइम है ना, डेल्टा टी, वो टाइम बढ़ रहा है। यानी कार जो है रुक रही है तो थोड़ा सा टाइम मिल रहा है उस कार को अपना मोमेंटम को 30 किलो न्यूटन सेकेंड से 0 करने में, थोड़ा सा टाइम मिल रहा है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये बढ़ रहा है। तो जो फोर्स की वैल्यू है, अगर डेल्टा टी हायर होगा, ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो फोर्स की वैल्यू छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू जब छोटी हो गई तो उससे क्या हो रहा है, जो कार के अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं, तो जो उनको ब्लो मिलेगा, जो फोर्स उन्हें मिलेगा, वो फोर्स कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अगर ये डेल्टा टी की वैल्यू छोटी होती, ठीक है। अनदर एग्जांपल मैं आपके सामने लाऊं, तो कार के केस में क्रम्पल जोन का है कि क्रम्पल जोन धीरे धीरे क्रश होता है और डेल्टा टी की वैल्यू जो है वो बढ़ा देता है, तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, पैसेंजर थोड़े सेफ रहते हैं रिलेटिवली उस कार के जिसके अंदर क्रम्पल जोन कम है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि जब आपने कभी क्रिकेट अगर देखा होगा तो फील्डर्स उसमें क्रिकेट की बॉल कैच करते हैं। क्रिकेट की बॉल इज वेरी हैवी और बहुत ही हार्ड भी होती है, उससे चोट लग सकती है। तो देखिए क्रिकेटर क्या करते हैं, फील्डर क्या करते हैं कि जब वो बॉल उनके हाथ में आ रही है ना, तो बॉल को पकड़ के अपना हाथ थोड़ा पीछे करने की कोशिश करते हैं। सोच पा रहे हैं आप कि क्यों वो अपना हाथ थोड़ा सा पीछे कर रहे होते हैं? यहां पर भी ऑलमोस्ट क्रम्पल जोन जैसा ही कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज हैपनिंग देयर कि वो भी फील्डर जब धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे ला रहे होते हैं तो वो थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं कि बॉल का मोमेंटम जो कि ज्यादा था, अब उनको तो कैच करना है, तो बॉल तो रेस्ट पे होनी चाहिए थोड़ी देर बाद, तो वो टाइम जब बढ़ जाएगा आपके पास, तो फोर्स जो आपके हाथ और बॉल के बीच में जो फोर्स लग रही होगी, वो फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे आपके हाथ को चोट नहीं पहुंचेगी और यहाँ पे जो बोन्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो टाइम इंक्रीज कर रहे होते हैं जब हम किसी चीज़ को कैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, धीरे से हाथ पीछे लाने की। तो ये ज़रूर आप करके देखिएगा, फील करिए। देखिए फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग थिंग्स, और जैसे जैसे हम इनको फील करते हैं हम फिजिक्स के एक बेटर स्टूडेंट बनते जाते हैं। ओके, तो डेल्टा टी को बढ़ा दिया जाए अगर, तो जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है टू स्टॉप थिंग्स वो कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा अगर डेल्टा टी को छोटा कर दिया जाए तो फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो ये एक न्यूटन सेकेंड लॉ का बड़ा ही प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है, तो मैंने सोचा डिस्कस करा जाए आपसे। ओके, एक प्रॉब्लम करते हैं इसी पर। तो बड़ा ही सिंपल सा बेसिक सा प्रॉब्लम है और देखते हैं क्या हो रहा है कि कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, यानी जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसका मास 5 kg है, कूल, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड, यानी जो डेल्टा टी है वो है आपके पास 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी जो है वो 7 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ओके। अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कूल, तो 5 kg की बॉडी पर 2 सेकंड के लिए एक फोर्स लगती है और उसकी वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड कर देती है। तो बताइए फोर्स की वैल्यू क्या होगी? एक बेसिक क्वेश्चन न्यूटन सेकंड लॉ पे। तो सीधे टाइम बिना वेस्ट किए F इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन डेल्टा टी करते हैं अपन,
और यहाँ देखिए F इज इक्वल टू P फाइनल, तो यहाँ पे निकाल ही लेते हैं अपन। ओके, तो P इनिशियल निकाल लेते हैं हम लोग। तो P इनिशियल क्या हो जाएगा, मास यानी 5 × 3, तो इनिशियल मोमेंटम आपके पास 15 न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम फोर्स के एप्लीकेशन के 2 सेकेंड बाद, तो फाइनल मोमेंटम तो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, तो ये हो गया आपके पास 35 न्यूटन सेकेंड। इसको ऊपर फॉर्मूले में प्लग करते हैं। सो F इज इक्वल टू 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाई डेल्टा 2, तो डेल्टा T हो गया आपके पास 2 सेकेंड्स। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके पास निकल कर आ जाएगी F की वैल्यू। तो F की वैल्यू 35 माइनस 15 इज 20 बाई 2 इज 10 न्यूटन। तो यानी वो जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन की फोर्स है, और ये जो 10 न्यूटन की फोर्स है यही इस बॉडी को 2 सेकेंड के अंदर इसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड लेके चली गई है। आई होप इट इज क्लियर। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, ठीक है, पिछली बार देखा जाए तो ये फोर्स इस बॉडी पे 2 सेकेंड्स के लिए एक्ट कर रही थी। अब 2 सेकेंड्स से ना एक्ट करके अगर ये फोर्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि अगर ये फोर्स, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैं आप लोग की प्रैक्टिस कराने के लिए इसको एक अलग मेथड से सॉल्व करूंगा, क्योंकि हमें फोर्स की वैल्यू पता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा F इज इक्वल टू 10 न्यूटन हमारे पास आया था, तो मैं यहां लिख लेता हूं F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और मैं दूसरा फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू ma यूज करूंगा, और यहां से मैं a निकालूंगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास F बाई m। तो देखिए a की वैल्यू आ गई 10 बाय मास है 5 kg, so acceleration is coming out to be 10 by 5 which is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या होगी वेलोसिटी अगर ये 5 सेकंड के लिए लगे, तो इनिशियल वेलोसिटी तो वही है 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन भी हमें मालूम है, डेल्टा टी इस बार 5 सेकंड है। तो मैं मोशन का फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू u प्लस AT। हमें हमेशा रिवीजन करते रहना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए रिवीजन इज द की। सो 3 प्लस AT यानी 2 × 5। सो जो अब वेलोसिटी होगी वो कितना हो जाएगी, 2 × 5 10 प्लस 3 13 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्या हो रहा था कि ये फोर्स 3 to 7 मीटर पर सेकेंड लेके गई जब ये 2 सेकेंड के लिए लगी। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने फोर्स निकाल लिया। अब वही सेम फोर्स अगर 2 सेकेंड के बजाय 5 सेकेंड के लिए लगती तो क्या होती फाइनल वेलोसिटी, तो वो 13 मीटर पर सेकेंड हो जाती। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम आपके सामने, तो ये एक ग्राफिकल प्रॉब्लम है, और बच्चों को ग्राफ से बहुत ही डर लगता है, मैंने एक्सपीरियंस करा है। एकदम डरना नहीं है। देखो क्या कह रहा है, इस एक्सिस पर वेलोसिटी है, ठीक है, यानी यहाँ पर वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे टाइम की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये दोनों एक्सेस जहाँ पे मिल रही होंगी, यहाँ पर 0 और 0 वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी भी 0 है और टाइम भी 0 है। तो देखो इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम पहले ही पिक कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं, ये ग्राफ को मैं समझना चाहता हूं। यानी जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, यानी t1 जब 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी v1 भी बोल सकता हूं या u बोल सकता हूं, तो u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है। और जब टाइम बढ़ते बढ़ते बढ़ते, इधर टाइम है, जब टाइम 10 सेकेंड पर जाता है, यानी t2 की वैल्यू जब 10 सेकेंड हो जाती है, तो वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का ग्राफ नीचे जाता है जाता है जाता है और 0 हो जाता है। ये इंफॉर्मेशन, अब ग्राफ का काम खत्म बच्चों। यस,
अब देखें यहां से पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम्स। तो मास जो है इस बॉल का, तो मास जो है इस बॉल का वो है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम से इसका मास, चाहो तो आप इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कह रहा है कि is moving along a straight line on a long table is given. The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given. तो बहुत ही लंबी सी एक टेबल होगी, ठीक है, और इस टेबल के ऊपर एक बॉल होगी ऐसे, ठीक है। और ये बॉल जो है स्टार्ट जब करी होगी तो इसकी वेलोसिटी रही होगी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम उस टाइम जस्ट स्टार्ट ही करा आपने, तो टी की वैल्यू यहां पर 0 थी। अब थोड़ी देर बाद धीरे होते 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 जब ये बॉल यहां कहीं पहुंचती है तो अब इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, और यहां पर जो टाइम होता है इसकी वेलोसिटी 220 मीटर पर सेकंड से इधर जाने में जो टाइम निकल कर आता है तो वो 10 सेकंड निकल कर आता है। अब इसको रोका गया, यस। आप बता सकते हैं कि कौन सी फोर्स इस बॉल को धीरे धीरे रोक दी होगी? यस, फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। तो अब वो फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स लगा कौन रहा होगा इस बॉल के ऊपर? डेफिनेटली टेबल लगा रहा होगा, क्योंकि टेबल और बॉल एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेन अ कांटेक्ट फोर्स। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट एट रेस्ट? तो टेबल ने कितनी फोर्स लगाई बॉल पर उसको रेस्ट पे लाने के लिए? तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज करूंगा मैं, और सेम फॉर्मूला F इज इक्वल टू mv यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो यहाँ पे F आप चाहो तो इसको सीधा सीधा यहाँ पे कैंसिल ही कर सकते हो इस वाले टर्म को, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो डेफिनेटली इसकी 0 हो गई। तो सोचिएगा मन में कि ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, लेकिन एक माइनस साइन आएगा बिकॉज इज 0 माइनस समथिंग। तो 0 माइनस मास अगर इसका देखें तो मास है 20 ग्राम्स, यानी 20 बाय 1000 कर दूंगा, ठीक है। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड थी, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 यानी 10 माइनस 0, ओके। सो f की वैल्यू आपके पास आ रही है तो माइनस आएगा। यहाँ पे जीरोस देखें तो 1 0 इधर, 1 0 इधर, तो इधर से 2 0 कैंसिल कर देंगे। अभी भी 2 0 है तो 2 इंटू 2 4, तो 0.04 न्यूटन की टेबल इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। समझ में आ रहा है? सेम फॉर्मूला यूज किया गया। अब इसका मास 20 ग्राम्स था। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये 1000 से क्यों डिवाइड किए, तो 1000 से मैंने इसको केजी में चेंज करने के लिए डिवाइड किया, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 20 मीटर पर सेकंड मुझे दी हुई थी, तो 20 फाइनल की वैल्यू 0, इसी वजह से यहाँ माइनस साइन आया। और ये जो टाइम है t2 माइनस t1 तो 10 माइनस, तो यहाँ से एक 10 आया, हमने 0 0 को कैंसिल कर दिया, 2 0 आया तो माइनस 0.04 न्यूटन टेबल ने फोर्स इसके ऊपर लगाया। अब एक अच्छा सवाल आपके सामने कि ये जो माइनस साइन है ये क्या बता रहा है? यहां पर इस केस में क्या सिग्निफाई कर रहा है माइनस साइन? तो ये माइनस साइन बता रहा है कि मोशन जिस डायरेक्शन में था, टेबल ने जो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाई इस बॉल के ऊपर वो पीछे के डायरेक्शन में लगाई, इस वजह से ये रिटार्ड हुई और इवेंचुअली केम टू रेस्ट, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड है न्यूटन सेकेंड लॉ के, और आप न्यूटन सेकेंड लॉ इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट शेयर करिए, ओके। थैंक यू सो मच।